हाय एवरीवन, वेलकम टू एल्टम साइंटिया। तो बिना किसी बात के हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में सबसे पहले हमको एंजाइम्स के बारे में ही पता करना होगा। तो हम यहाँ से एंजाइम्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो फॉर दैट। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। ठीक, एंजाइम्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो आज मुझे लगता है यही सेक्शन कंप्लीट हो पाएगा और वो भी हो जाए तो बढ़िया है। तो इसमें सबसे पहला है हायर रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला हायर रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ ऐसा देखा गया है कि लगभग 10⁻⁶ to 10⁻12 टाइम्स ग्रेटर होते हैं इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कि कितनी स्पीडली रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितनी तेज़ी से फॉरवर्ड कर रहा है, कंप्लीट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो तो ये जो हम नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं बिना किसी कैटालिसिस के, तो उससे 10⁻⁶ टू 10⁻12 टाइम ग्रेटर होता है ये इनकी स्पीड। एंड करस्पॉन्डिंग अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब कि जो जो रिएक्शन अनकैटलाइज्ड होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम जो इनऑर्गेनिक कैटालिसिस कराते हैं उनसे इनका कंपैरिजन नहीं चल रहा है। उनसे इतर जो जिन रिएक्शन का कैटालिसिस बिल्कुल भी नहीं किया गया है उनसे इनका कंपैरिजन किया जाए तो 10⁻⁶ to 10⁻12 टाइम्स ग्रेटर होते हैं, ज़्यादा तेज चलते हैं ये रिएक्शन। अब इनका क्या है कि इनको एक माइल्डर रिएक्शन कंडीशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई हार्श कंडीशन चाहिए होता है, जैसा कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि लाइक H2SO4 में जब आयरन आयरन और पैलेडियम वगैरह कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें एक हाई हीट की भी ज़रूरत पड़ती है कि वो पर्टिकुलर जो मेटल है वो कैटलिस्ट की तरफ वर्क करे। तो वही यहाँ कह रहा है कि यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो ये जो एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वो रिलेटिव माइल्ड कंडीशन, अगर उनकी कंपैरिजन किया जाए तो उनसे रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन में वर्क करते हैं। इनको भी चाहिए होता है एनवायरनमेंट, तो इनको भी चाहिए होता है, लेकिन एक उनकी कंपैरिजन कहा जाए तो ये माइल्डर रिएक्शन माइल्डर कंडीशन में वर्क करते हैं। कंडीशन लाइक टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, पीएच हो गया। ठीक, तो इसमें देखिए पीएच का जो कंडीशन होता है नियर अबाउट न्यूट्रल होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है नियर अबाउट हमारा 760 ATM मान लीजिए। और ये जो होता है कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों क्या आ गया, हम लोग को कुछ ज़्यादा लग रहा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस तो हार्श कंडीशन है, लेकिन हम जब टैक पॉलीमरेज की बात करते हैं तो यहाँ उसी को दिखाते हुए कहा गया है कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस भी ये वर्क करते हैं। लेकिन और जो इनऑर्गेनिक कैटालिसिस होती है वो मतलब 100 बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस भी वर्क करती है। इसमें जो वही चीज़ आगे देखिए लिखा गया है। इन कंट्रास्ट efficient chemical catalysis often requires elevated temperature and pressure as well as extreme of pH। इन सब के एक्सट्रीम की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे अगर हम किसी और पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें। ग्रेटर रिएक्शन इज स्पेसिफिसिटी। ठीक, तो इनकी एक अलग ही पहचान है बहुत तेज़ी से रिएक्शन कराने की। एंजाइम्स हैव वास्टली ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब कि ये स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को वो करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी स्टेज के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम ही चाहिए होता है। ठीक, और उसके बाद बात ये है कि ये जो स्पेसिफिसिटी है ये जो बिलोंग करती है ये इनके सबस्ट्रेट जो होते हैं और उनके प्रोडक्ट को भी पहचानते हैं। हमें ध्यान होगा कि या फिर हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, अगर सबस्ट्रेट किसी मीडियम में अवेलेबल होता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो एंजाइम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और कहीं ना कहीं जब प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन में क्रिएट हो जाता है या फिर जब रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोडक्ट इनहिबिट भी करता है
कैटलिस्ट के फॉर्मेशन को, कैटालिसिस को, एंजाइमेटिक कैटालिसिस को। सो यहाँ कहा गया है कि जो ये कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइमेटिक कैटलिस्ट और एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, ये साइड प्रोडक्ट्स बहुत कम कैरी करते हैं, इसमें साइड प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो आता है और सीधे प्रोडक्ट फाइनली बनता है और ये कैटालिसिस आगे बढ़ जाती है, या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और वो रिएक्शन रुक जाता है। कैपेसिटी फॉर रेगुलेशन। तो अब रेगुलेशन की बात करें, द कैटालिटिक एक्टिविटीज ऑफ मेनी एंजाइम्स वेरी इन रिस्पॉन्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस अदर देन दे आर सबस्ट्रेट। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी हैं वो वेरी करते हैं, ये VERY हो गया है, तो यहाँ VERY होगा, वेरी करते हैं रिस्पॉन्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस अदर देन दे आर सबस्ट्रेट। ठीक, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंसेस जो हैं वो सबस्ट्रेट के अलावा कौन कौन से सब्सटेंसेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। लाइक अगर बात करें हम कि किसी भी पर्टिकुलर मेटल आयन की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लाइक Mg2 पॉजिटिव, अब ये भी, इसका भी जो ये होगा कंसंट्रेशन होगा, वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। ठीक, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रेगुलेटरी प्रोसेस इंक्लूड एलोस्टेरिक कंट्रोल। ठीक, अब इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। एलोस्टेरिक कंट्रोल हो गया, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो गया, एंजाइम्स एंड वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एंजाइम्स सिंथेसाइज। क्या एंजाइम जो सिंथेसाइज हो रहे हैं उनके वेरिएशन, वो कैसे वेरी कर रहे हैं उनको भी देखने, उनसे भी उन पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ बात ये आती है एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बाय देयर टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। मतलब कि कैसे ये एंजाइमेटिक रिएक्शन कैटलाइज होते हैं, उनके बेसिस पे इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है, या फिर कैसे ये इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि ये तो यूज ही होना है। ठीक, अब देखिए जो एक कैटलेज हम यूज़ करते हैं, कैटलेज। ठीक, जब कोई भी एंजाइम हम देखते हैं कि सॉरी समथिंग प्रॉब्लम, ओके, थ्रू विच सबस्ट्रेट एंजाइम इट्स ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। तो ये जो है एज तो यूज़ होता ही है, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली और कोई काम उनका बहुत वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, तो उन्हें कैटलेज नाम ही रख दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सीधे लिखा है, नेम दैट प्रोवाइड नो क्लू फॉर देयर फंक्शन। मतलब कि इनके फंक्शन, अगर उन पर्टिकुलर एंजाइम का कोई फंक्शन नहीं पता है तो उनका नाम कैटलेज ही रख दिया जाता है। लाइक ये जो डिसम्यूटेशन ऑफ H2O2 टू H2O and O2, तो वो पर्टिकुलर कैटलेज एंजाइम, इसीलिए उसका नाम रखा है, क्योंकि वो किस तरह से वर्क करता है या फिर पर्टिकुलर फंक्शन उसका कोई नहीं पता है कि डिसम्यूटेशन वो क्यों काज करता है। और एक मानना कि H2O2 को कन्वर्ट कर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होता है उसको डिसम्यूटेशन करता है, लेकिन वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या हैं और क्या काम करेंगी हमारे सेल सिस्टम में, या फिर आगे क्या उपयोगिता होगी, या फिर कौन से मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होते हैं अगर ये नहीं होता, तो इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं पता होता है, इसलिए ये कैटलेज बोल दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन एन एफर्ट टू एलिमिनेट कन्फ्यूजन एलिमिनेट करने के लिए कुछ रूल्स तो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, जो कि एंजाइम्स होगा। तो द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द सिस्टमेटिक फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ nomenclature ऑफ एंजाइम्स वाज अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ते हैं, ठीक, IUPAC पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ बायोकेमिस्ट्री में
BMB है, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स दैट आर कैटालाइज, enzymes that are classified and named according to the nature of chemical reaction they catalyze। अब इनका नाम जो है किस तरह के किस तरह की रिएक्शन कैटालाइज करती हैं उसी तरह से नाम रखा जाता है। जैसे सिट्रेट से सिस एकोटिनिक एसिड ऐसे कुछ बनता है, TCS IQ में पर्टिकुलर वो टर्म नहीं याद आ रहा है। सिस एकोनिटीज वर्क करता है वहाँ पे, एकोनिटीज एंजाइम वर्क करता है, ठीक, एको ASE लास्ट में जोड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि क्लासिफाइड नेम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन दे कैटलाइज। एक और आसान एग्जांपल हेक्सोकाइनेज जो होता है, हेक्सोकाइनेज, ठीक, तो हेक्सोकाइनेज एज लगाई है और ये जो हेक्सोज शुगर होता है उस पर अगर वर्क करना स्टार्ट करेगा तो उस पर हेक्सोकाइनेज हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, देयर आर 6 मेजर क्लासेस, यहाँ पे 6 मेजर क्लासेस यहाँ पे बताई गई हैं ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, नॉट द एंजाइम्स। एंजाइमेटिक रिएक्शन की 6 मेजर क्लासेस बताई गई हैं और उसके बाद सब क्लासेस, फिर सब क्लासेस, यहाँ 2 बार सब रहेगा, आई थिंक ये जो सब डैश सब क्लासेस, सब क्लासेस। और वो सभी 2 नाम दिए जाते हैं एज एंड 4 पार्ट क्लासिफिकेशन नंबर, ठीक, 2 नाम दिए जाते हैं और 4 पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर दिए जाते हैं उसमें। अभी आगे यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, इट इज़ एक्सेप्टेड और रिकमेंडेड नेम इज़ कन्वीनियंट। जो एक्सेप्टेड नाम है या फिर रिकमेंडेड नाम है किस तरह से यूज़ किया जाए तो वो तो कन्वीनियंट के लिए होता है, फॉर एवरीडे यूज़, इज़ ऑफन एन एंजाइम प्रीवियसली यूज्ड नेम, ठीक। तो जो प्रीवियसली पहले से नाम यूज़ होता आता है तो उसका ही इस्तेमाल करते हैं। इट्स सिस्टमेटिक नेम इज़ यूज्ड व्हेन एम्बिग्युइटी मस्ट बी मिनिमाइज्ड। जहाँ अब सिस्टमेटिक नेम चूंकि आप देखते हैं अल्फान्यूमेरिक है, इट्स अल्फान्यूमेरिक, सो जब भी कहीं हमें प्रॉब्लम होती है कि दोनों के बीच में अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि 2 पर्टिकुलर एंजाइम एक तरह का ही रिएक्शन कैटालाइज कर रहे हैं और उनके नाम को बताने में हमें दिक्कत महसूस हो रहा है, तो वहाँ हम इस IUBMB क्लासिफाइड नेम को हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि उन दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना काज हो, ठीक। और एट लास्ट वही द फॉलोइंग एज जो होता है वो उसे लगाते हैं सफिक्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखिए दिया हुआ है कि द एंजाइम्स हुज रिकमेंडेड नेम इज इक्वालिटी हैज अ सिस्टमिक नेम इन, ये क्या है, एकोनिटीज हाइड्रेटीज, एकोनिटीएसी, ये चूंकि टाइपिंग एरर है, टाइप करते वक्त खुद ही टाइप किया हूँ। हाइड्रेटीज ये टोटल है एंड द क्लासिफिकेशन नंबर, ठीक। क्लासिफिकेशन नंबर की बात करेंगे तो EC4213 where EC stands for enzyme commission and number represent the class, subclass and subclass and the arbitrarily assigned serial number in that particular subclass। जो ये एक तो हो गया क्लास, ये हो गया सब क्लास और ये सब क्लास होगा, और एक ये लास्ट इसमें दिया गया कि कौन से उस सब क्लास में ये कौन से नंबर का एंजाइम है। अब धीरे धीरे इसकी भी इसका भी इस्तेमाल बढ़ता जाता है, यूज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं एंजाइम एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो इनका पता ही है कि हाँ इनके सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। द नॉन कोवैलेंट फोर्स थ्रू विच सबस्ट्रेट एंड अदर मॉलिक्यूल,
देखिए ये नॉन कोवेलेंट फोर्स है, कोवेलेंटली नहीं बाइंड करते हैं। बात ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लाइक अगर जो हम इसी की बात कर लें, एक Mg आयन है और जब हम पॉलीमरेज रिएक्शन कराते हैं, पॉलीमरेज वर्क करता है, तो Mg वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिकली जुड़ा होता है। तो ये सब बॉन्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो ये जब हमें किसी भी सबस्ट्रेट को बनाना है और कभी किसी भी सबस्ट्रेट को कम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ तो प्रॉपर एडहेशन और फिर डिसोसिएशन होना चाहिए, जिसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो उस कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होना चाहिए, और एड्जॉर्प्शन अगर वो काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड से फॉर्म कर जाएगा, तो स्ट्रांग बॉन्ड होने से ये जो होगी कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी जो होगी वो काफ़ी लो हो जाएगी। लो होने का मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर उसे ब्रेक करने के लिए हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस एंजाइम की जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी वो इफ़िशियंसी कह सकते हैं, तो इफ़िशियंसी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए इनका नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब लाइक वन टू वॉल फोर्स हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ये सब एक नॉन कोवेलेंट फोर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होना चाहिए और कोवेलेंट फोर्स नहीं होना चाहिए। हमें ये दोनों बात ख्याल रखनी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, आपस में वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनते हैं। तो इन सब को अवॉइड करे, एंजाइम अवॉइड करता है। थ्रू विच सबस्ट्रेट एंड अदर मॉलिक्यूल बाइंड्स, ध्यान रखिएगा ये थ्रू विच सबस्ट्रेट एंड अदर मॉलिक्यूल्स बाइंड्स, ये कह रहा है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से ही बाइंड करते हैं, ठीक। एंजाइम्स आर सिमिलर इन कैरेक्टर टू द फोर्स दैट डिक्टेट द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन देमसेल्फ, ठीक। तो यहाँ क्या कहने का मतलब ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये नॉन कोवेलेंट फोर्स क्यों होने चाहिए, नॉन कोवेलेंट फोर्स इसलिए होने चाहिए कि ये कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो एंजाइम है, प्रोटीन का ही तो बना होता है, मैक्सिमम एमिनो एसिड्स के ग्रुप ही होते हैं उसमें, तो उनके कॉन्फर्मेशन को कहीं ना कहीं चेंज करता है। और अगर हमारा कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग हो गया, तो वो स्ट्रक्चर बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा और उस कंफर्मेशन को फिर फर्दर चेंज होने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक सबस्ट्रेट बाइंड कर गया एंजाइम से, तो वो बाइंड करके ही रह जाएगा, फिर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होकर डिसोसिएट नहीं होगा एंजाइम से। तो ये चीजें हैं। देमसेल्फ बोथ इन्वॉल्व्स वैन डर वाल फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक। तो ओह सॉरी, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यूज होता है। मैं यहाँ नॉन कोवेलेंट में इसको हटा दे रहा था। तो नॉन कोवेलेंट का मतलब है कि अदर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कंसिस्ट ऑफ एन इंडेंटेशन, ठीक। अब हम जब आगे वो देखते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा एंजाइम है और यही इंडेंटेशन की बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर वो होता है, साइट होता है, इंडेंटेशन होता है, जहां पे आके हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो यहाँ बाइंड करेगा, और एट लास्ट ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक पर्टिकुलर मान लीजिए इस तरह का सबस्ट्रेट आ जाएगा, इसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो लेकिन ये मस्ट होता है, ये जो इंडेंटेशन होता है ये मस्ट होता है, यहीं पे इसके एक्टिव साइट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इनका कैरेक्टर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कंसिस्ट, अब ये देखो यही जो इंडेंटेशन होता है, क्लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स दैट कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के शेप के कॉम्प्लीमेंट्री को होते हैं, नोन एज ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंटेरिटी की भी बात आती है, देखेंगे, हो सकता है ये कभी ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंटेरिटी दे के और आगे एक एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है या फिर कौन सी चीज़ें हैं। तो ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंटेरिटी वहाँ होती है किसी भी सबस्ट्रेट और एंजाइम में। अब अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। Moreover, amino acid residues that form the binding site are arranged
to specifically attracts the substrate known as electronic complementarity। अब यहाँ देखिए वहाँ एक ज्योमेट्रिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात तो की गई है, अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी की भी बात आ रही है कि एमिनो एसिड रेजिड्यूज जो होते हैं जो बाइंडिंग साइट को बनाते हैं, जो बाइंडिंग साइट पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक ये अगर हमारा सबस्ट्रेट है और वेट हाँ ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये बाइंड होने जा रहा है, बाइंड करेगा इस पर्टिकुलर एंजाइम से। तो ये हम देखेंगे कि अरेंज स्पेसिफिकली अट्रैक्ट द सबस्ट्रेट नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो ये जो है हम एंजाइम की बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पहले ही सबस्ट्रेट की बात करने लगा। तो देखिए ये एंजाइम आपकी, तो यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा जो कि देखिए सबस्ट्रेट आके यहाँ बाइंड हो चुका है, ये कलर सबस्ट्रेट का है, ये कलर सबस्ट्रेट का है, और ये माइनस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कह लीजिए, यहाँ इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ये नेगेटिव है, ये सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होगा ये वाला नेगेटिव ग्रुप, और इसलिए इसको बाइंड करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पॉजिटिव ग्रुप और ये कुछ हाइड्रोजन आयन फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स, यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की बात करी जा रही है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स कैरी करते हैं जो सबस्ट्रेट को पर्टिकुलरली अट्रैक्ट करें। लाइक अगर यहाँ हम ध्यान दें कि यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ OH बॉन्ड का होना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है H और O, ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी तो यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ऑक्सीजन ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ऑक्सीजन के थ्रू, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी होती है और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग जो क्रिएट होती है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ मोस्ट एंजाइम अंडरगोज सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में जाते हैं, और जो कि कहलाता है इंड्यूस फिट। यहाँ इंड्यूस फिट की बात हुई है कि इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ये जो एंजाइम है इंड्यूस कर रहा था कॉन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए कि आओ यहाँ बाइंड करो और अपनी कॉन्फॉर्मेशन को चेंज करो। ओके, अब देखिए the complementarity between enzyme and their substrate is basis of lock and key model given by Emil Fischer। तो एमिल फिशर ने दिया था। अब ये जो लॉक एंड की मॉडल की बात है ये ज्योमेट्रिकल उससे आ गया, क्या कहते हैं, सॉरी, ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात आ गई, और ये ऊपर जो इंड्यूस फिट था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात आई। अब ये जो होते हैं जो एंजाइम स्टेरियो स्पेसिफिक होते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब क्योंकि यहीं तक नोट्स कंप्लीट हैं मेरे, तो आगे मैं जब इसमें ऐड करूँगा तो अगला लेक्चर इस पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि मेरे इस पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर बन गया। हाँ, मैं इसको पढ़ा हूँ, जितना मुझे समझ में आया है समझाने की कोशिश किया हूँ, नहीं समझ में आया है मुझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ कहाँ मैंने गलती किया है, मैं उसे सुधार करूँगा। और जो भी चीज़ें होंगी देखिए यहाँ स्टैंडर्ड बुक फॉलो किए जाएंगे, और जो भी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड बुक अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हम एक पर्टिकुलर जर्नल को ही फॉलो करेंगे, और किसी भी बुक को या फिर कोई इंटरनेट सोर्स हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। इन सिलिको कुछ नहीं होगा, ठीक, जो भी होगा हमारा प्योर होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।